चावला, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट और एडवांस एंडोस्कोपिक केएमसी कानपुर से बात कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कोलोनोस्कोपी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कोलोनोस्कोपी क्या है। कोलोनोस्कोपी एक बड़ी आंत की जांच होती है जिसमें हम बड़ी आंत की बीमारियों से बारे में जानते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग होना, पेट में दर्द होना, पेरिएनल डिस्कम्फर्ट होना। तो इसमें हम रेक्टम के होते हुए सिग्मोइड कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन और फिर सीकम में होते हुए टर्मिनल इलियम तक जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम लोग कोलोनोस्कोपी कैसे करते हैं। तो हम लोग कुछ चीज़ें आपको बताएंगे कि एनाटॉमी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कोलोनोस्कोपी के, कोलोनोस्कोपी में गैस देने का क्या महत्व है, कोलोनोस्कोपी में रिट्रोफ्लेक्शन मैन्यूवर का क्या महत्व है, डिफिकल्ट कोलोनोस्कोपी कब की कही जाती है, टर्मिनल इंट्यूबेशन को कैसे किया जाता है, और फाइनली हम समरी आपको बताएंगे कि कैसे की जाए कोलोनोस्कोपी अच्छी तरीके। तो सबसे पहले एनाटॉमी, जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग और चैलेंजिंग भाग कोलोनोस्कोपी का एनाटॉमी है। अगर देखा जाए तो हमारी बड़ी आंत स्पाइरल कंसेप्ट में बनी हुई है। रेक्टम से वो सीधा पीछे जाती है इलियक फोसा में सिग्मोइड कोलॉन, और घुमावदार है हमारी बड़ी बात। और ये हमारी जो बड़ी आंत है, जो कोलन कहते हैं, वो जुड़ी हुई है एब्डोमिनल वॉल से मिसेंट्री के थ्रू। तो ये मिसेंट्री कई लोगों में बड़ी टेंस होती है, जैसे कि यंग फीमेल्स, तो उनको जरा सा भी अगर बड़ी आंत डिस्टेंड करते हैं गैस से तो उनको बहुत दर्द होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जैसे जैसे एज निकलती है या जो लोग ओबीज होते हैं तो उनकी लैक्स हो जाती है मिसेंट्री, तो उनको जब हम गैस देते हैं तो इतना दर्द नहीं होता इतना। कभी कभी ये जांच सेडेशन में भी की जाती है कि पेशेंट को थोड़ा सेडेशन दे के सुला दिया जाए और तब ये जांच है, क्योंकि दर्द ना फील हो। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, मिसेंट्री की वजह से दर्द होता है। अब एग्जामिनेशन किस पोजीशन में किया जाए। एग्जामिनेशन जो है वो लेफ्ट लैटरल डेक्यूबिटस पोजीशन में, यानी कि लेफ्ट लैटरल पोजीशन में किया जाता है। कभी कभी जैसे जैसे हम कोलोनोस्कोपी आगे बढ़ाते हैं, बड़ी आंत के भाग देखते हैं, तो हमें कभी कभी चेंज करनी पड़ती है पोजीशन। उसको सीधा लेटाना पड़ता है जिसे सुपाइन पोजीशन कहते हैं, जिसे दाहिनी तरफ लेटाना पड़ता है जिसे राइट लेटरल पोजीशन कहते हैं। कभी कभी पेट के बल लेटाना पड़ता है। तो अगर मोटा मोटा प्रिंसिपल अगर हम देखे जाए तो हमारी जो है कि जो बाएं तरफ की जो आंत होती है वो हम अच्छी तरह देख पाते हैं जब हम राइट लेटरल पोजीशन में कराते हैं, और जो हमारी राइट साइड की जो हाथ आती है उसे हम अच्छी तरह देख पाते हैं जब उसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। बेसिक प्रिंसिपल्स कोलोनोस्कोपी के तो जो दो मेजर प्रिंसिपल्स है वो कि स्कोप को टॉर्क देना, यानी स्कोप को अच्छी तरीके से उसे दिशा देना, दाहिनी तरफ या बाई तरफ टॉर्क देके। दूसरा, स्कोप को सीधा रखना। ये दो मेजर प्रिंसिपल्स है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। एक पॉइंट होता है स्प्लेनिक फ्लेक्चर बाई तरफ, तब तक हमें उसे स्टॉप पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो अपने हम बिल्कुल एयर को कम कर देते हैं, स्कोप को बिल्कुल सीधा कर देते हैं, जिससे कि आगे के जाने में बहुत ही आराम से बाकी के भाग की कोलोनोस्कोपी हो जाए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कीप द कोलोनोस्कोप स्ट्रेट। तो जैसे हमने बताया कि हमें लूप्स बन जाते हैं जब हम बड़ी आंत में जाते हैं, तो लूप्स बन जाते हैं जिसे एक्सटर्नल लूप्स और इंटरनल लूप्स कहते हैं। एक्सटर्नल लूप्स को भी हटाना चाहिए, इंटरनल लूप्स को भी हटाना चाहिए। तो ये लूप्स ना बने, इन सब का हमें ध्यान रखना है। और लूप्स बनते ही हमें उसको रिड्यूस करके, स्कोप को रिड्यूस करके अंदरूनी लूप, और बाहर अगर लूप बन रहा है तो उसे ट्रांसफ़र कर दे स्कोप की तरफ, कि जिससे कि कोलोनोस्कोपी करने में हिंडर ना आए और जो स्कोप का जो मैन्यूवर है वो 1 to 1। अब टॉर्क शेयरिंग कैसे करते हैं। टॉर्क शेयरिंग राइट और लेफ्ट दिशा में की जाती है। यूजुअली जो हम प्रेशर देते हैं वो अप नॉब से देते हैं और डाउन नॉब से देते हैं। तो अगर हम जब अप नॉब से देते हैं तो वो दिशा राइट चली जाती है, जब हम डाउन नॉब से देते हैं प्रेशर टॉर्क स्टीयरिंग तो लेफ्ट दी जाती है। टॉर्क स्टीयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन्यूवर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैन्यूवर टॉर्क शेयरिंग ही किया जाता है। इसी वजह से हम पूरी कोलोनोस्कोपी। पोजीशन चेंज और प्रेशर देने का क्या महत्व है। पोजीशन चेंज की हम बात आपसे पहले ही कर चुके हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पोजीशन चेंज देने के बावजूद आप अंदर नहीं देख पा रहे हैं, बड़ी आंत के अंदर नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको प्रेशर देना पड़ता है पेट के ऊपर।
तो वो जो प्रेशर है वो जो कोलोनोस्कोपिस्ट कर रहा है वो बताता है अपने असिस्टेंट को कि अब बाई तरफ प्रेशर दो, अब बीच में प्रेशर दो, अब दाहिनी तरफ प्रेशर 30 से 60 सेकंड के लिए दिया जाता है। प्रेशर देने के फ़ायदे होते हैं, ये फ़ायदा होता है कि अगर लूप बन रहा है तो वो लूप बन नहीं पाता और रिड्यूस हो जाता है। और जैसे कि इस दिशा में, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि वो लूप बन रहा है और प्रेशर दे रहे हैं तो लूप नहीं बन पाता है। दूसरा प्रेशर देने का ये फ़ायदा होता है कि आते जो है वो अंदर स्कोप में चढ़ जाती है थोड़ी, तो अंदर स्कोप चला जाता है बड़ी आतों के, तो प्रेशर देने के बहुत सारे फ़ायदे और दिया जाता है प्रेशर। गैस इंसफलेशन, जैसे कि हमने बताया कि इसमें हम लोग देते हैं एक गैस देते हैं, तो जो गैस दी जाती है वो CO2 दी जाती है, कभी कभी एयर भी दी जाती है, लेकिन एयर बॉडी में ज़्यादा देर के लिए रहती है तो डिस्कम्फर्ट भी ज़्यादा रहता है। आजकल ज़्यादातर स्कोपी सेंटर्स CO2 यूज़ करते हैं। CO2 बहुत ही, जब एक्चुअली हमारी बड़ी आंत बैलून की तरह है, जब हम CO2 देते हैं तो वो फूल जाता है बड़ी आंत की तरह कोलॉन, तो अंदर जाना वो हो जाता है मुश्किल। तो जितना हमें कम से कम एयर का यूज़ करना चाहिए, जैसे ही हमें अपनी दिशा पूरी दिख जाए और चारों तरफ का दिख जाए तो हम फिर एयर को एस्पिरेट कर देते हैं। तो यही प्रिंसिपल हमें फॉलो करना चाहिए कोलोनोस्कोपी के। ये है, एक है कि हमें पुश नहीं करना चाहिए स्कोप ब्लाइंडली। अगर हमने स्कोप को पुश किया ब्लाइंडली तो हम आंतों को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, परफोरेशन कर सकते हैं। तो हमें अपने ल्यूमेन का अच्छी तरह आइडिया होना चाहिए। अब हालांकि वो पूरा दिख नहीं रहा है, लेकिन आइडिया होना चाहिए और उसी दिशा में हमें पुश करना चाहिए, तभी हम वो सही पढ़ पाएंगे। ब्लाइंडली पुश नहीं करना चाहिए कोलोनोस्कोप को कभी। और प्रिंसिपल है कि हमें अपना जो लेफ्ट हैंड का थंब है वो कभी भी अप डाउन नॉब को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अप डाउन नॉब से ही मैन्यूवर होता है। आपका राइट हैंड तो स्टेयरिंग कर रहा होगा कोलोनोस्कोप को, लेफ्ट हैंड हमेशा अप डाउन नॉब में होना चाहिए, लेफ्ट राइट नॉब पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट राइट नॉब से बहुत कम मैन्यूरेबिलिटी होती है। ज़्यादातर मैन्यूरेबिलिटी अप डाउन नॉब से ही होती है। कोलोनोस्कोपी अब किसे कहते हैं? डिफिकल्ट कोलोनोस्कोपी यूजुअली सिग्मोइड कोलॉन में कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बात की थी, मिसेंट्री बहुत ज़्यादा टेंस होती है, एडहेजन्स होते हैं, तो इतने शॉर्ट एंगुलेशंस होते हैं कि स्कोप नेगोशिएट नहीं हो पाता है, वो एंगुलेशन से वो नेगोशिएट नहीं हो पाता है। तो उससे लिए हमें दूसरे तरीके जो अभी मैं डिस्कस करूंगा। और दूसरा एक कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा लूप बन जाता है सिग्मोइड कोलॉन में, जिसे लॉन्ग लूपी कोलॉन्स कहते हैं। तो ये दोनों ही में बहुत कठिनाई होती है जब टाइट एडहेजन्स होते हैं या लॉन्ग लूपी कोलॉन्स होते हैं। तो इन दोनों को करने के लिए जैसे हमने पहले तरीके यूज़ किए, पोजीशन चेंज, एब्डोमिनल प्रेशर, इन सब का यूज़ करना चाहिए। एक तरीका होता है कि हमें खूब पानी डालना चाहिए, वाटर इमर्जन कहते हैं जिसे। तो पानी डालने से भी वो एक्यूट एंगल्स खुल जाते हैं। और आखिरी में हमें एक और तरीका है कि अगर नॉर्मल कोलोनोस्कोप नहीं जा रहा है तो हमें बच्चों वाला गैस्ट्रोस्कोप या कोलोनोस्कोप बच्चों वाला लेके उस एरिया में क्रॉस करना पड़ता है। टर्मिनल इलियम इंट्यूबेशन, तो टर्मिनल इलियम में घुसने के लिए हमें सबसे पहले सीकम में जाके अपेंडिकुलर ओपनिंग को देखना होता है। तो अपेंडिकुलर ओपनिंग यूजुअली एक बो शेप की होती है, क्रीसेंट शेप की। अब उस क्रीसेंट शेप में अगर हम तीर लगाए तो वो तीर दिखाएगा हमें टर्मिनल इलियम की दिशा में। तो वो टर्मिनल इलियम की दिशा में वो हमें तीर की तरफ ले जाएगा और सबसे क्लोजेस्ट वॉल पे वो होता है। तो अगर आप देखें तो अब हम अगर आप देखें तो अब हम जो एरो दिखा रहा है वो अपेंडिकुलर ओरिफिस है, उससे पहले अपेंडिकुलर ओलियम है। जैसे इलियम में हम पहुंचते हैं तो हमें म्यूकोजा दिखने लगता है, विलाय देखने लगते हैं, क्योंकि वो छोटी आंत का बाद है तो वो आसानी से पता लग जाता है कि अब हम टर्मिनल इलियम में पहुंच गए। रिट्रोफ्लेक्शन मैन्यूवर, रिट्रोफ्लेक्शन मैन्यूवर का बहुत महत्व है। इसको किया जाता है जब हम रेक्टम में आ जाते हैं, ऊपर से पूरा देख के स्कोप को हमें बिल्कुल यू शेप में हम कर देते हैं, जिससे कि हम रेक्टम की आसपास की बीमारियां पेरीएनल वर्ज की देख पाए। तो इसको हमेशा करना चाहिए। इसमें देखा गया है कि ये करने से हमें फिशर, पाइल, छोटे ट्यूमर्स बहुत अच्छे तरीके से दिख जाते हैं। इसमें अभी जैसे आपको चित्र दिख रहा है कि एक छोटा सा लीजन था जिसकी बायोप्सी की गई, तो उससे स्क्वेमस सेल का कैंसर निकला और उसी हिसाब से उसका जल्द से जल्द इलाज भी हो पाया और सफल इलाज हो पाया। तो रिट्रोफ्लेक्शन मैनूवर करना चाहिए। एक्सट्यूबेशन टेक्निक क्या है? एक्सट्यूबेशन टेक्निक ये है कि हमें अपने को चारों, जब भी हम विड्रॉ करें तो चारों दीवार
कोलन की देखे, नहीं तो अच्छी तरह देखे, कोई भी लीजन मिस ना हो, पॉलिप, अल्सर, कोई भी घाव मिस ना हो, आराम आराम से देखे। तो 6 मिनट्स का कम से कम विड्रॉल टाइम होना चाहिए। कोई भी एरिया जो हमारे बेंड्स के पीछे है उसको भी ध्यान से हमें देखना चाहिए। अगर कोई पानी आता है तो हमें उसे नीचे 6 o'clock पोजीशन में ला के सक करना चाहिए। और कभी कभी हम स्कोप गिर जाते हैं देखते देखते उस एरिया को, जैसे मैंने बताया कि ये एनाटॉमिकल वेरिएशंस होती है, तो हमें दोबारा उस एरिया में जाना है और देखना है कि उस गिरे हुए एरिया में हमें मिस नहीं करना चाहिए कि जब गिर जाए। तो ये हमें गो अगेन एंड एग्जामिन इफ यू फॉल बैक। समरी का बोलूं तो हमें पूरी कोलोनोस्कोपी करनी चाहिए। पूरी कोलोनोस्कोपी तभी मानी जाएगी जब हम टर्मिनल इलियम तक पहुंचे। तो हमें ये अपने डॉक्टर से, मतलब जिससे भी हम कोलोनोस्कोपी कराए, तो पूछना चाहिए कि कहाँ तक देखा गया है। टर्मिनल इलियम तक हमें जाना चाहिए। अगर टर्मिनल इलियम तक हमें जाना चाहिए तो फिर हमें वो सारे प्रिंसिपल्स यूज़ करने चाहिए। हमें अपना स्कोप स्ट्रेट रखना चाहिए, टॉर्क का यूज़ करना चाहिए, पोजीशन चेंज करनी चाहिए, एब्डोमिनल प्रेशर करने चाहिए। और पेशेंट को अच्छी कोलोनोस्कोपी करने के लिए पूरा डॉक्टर का ध्यान और स्किल का यूज़ होता है, तभी वो अच्छी कोलोनोस्कोपी कर रहा है। थैंक यू।